गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब फिर से मिल रहे हैं रे ऑप्टिक्स के नए वीडियो में, है ना। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग अभी तक पढ़े कहाँ थे? तो लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन में एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट के बारे में। याद आ रहा है कुछ? तो आज हम उसी एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट के बारे में बात करेंगे और उसमें बात करेंगे इमेज और ऑब्जेक्ट के स्पीड के रिलेशन के बारे में। इसके पहले इमेज और ऑब्जेक्ट का जो स्पीड का रिलेशन है हम लोग पढ़े थे। इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन है जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था? प्लेन मिरर में और स्फेरिकल मिरर में। कहाँ था? प्लेन मिरर में और स्फेरिकल मिरर में। अब हम लोग देखेंगे कहाँ? अब हम लोग देखेंगे मीडियम में, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब। तो चलो बात करते हैं उसी की। याद होगा एपरेंट डेप्थ, पहले जो एपरेंट डेप्थ का ही समझते हैं। एपरेंट डेप्थ में क्या था कि डेंसर में ऑब्जेक्ट था आपका और रेयरर में ऑब्जेक्ट को हम देख रहे थे ऑब्जर्वर से। ठीक है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये लाइट रे ऐसे गई थी और जो रिफ्रैक्ट इस तरफ हुआ था तो फील आ रहा था कि ये हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज इस पॉइंट आई पर बनने वाला है। याद आ रहा है? जिसमें से ए आई जो है हमारा, ए आई क्या था? तो ए आई एपरेंट डेप्थ था और ए ओ रियल डेप्थ था। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2। ठीक है, तो अब एक डी ए और डी के बीच का हम लोग जो रिलेशन निकाले थे तो वो था क्या? डी ए इक्वल्स μ1 डी अपॉन μ2, यानी जिसको हम लोग सिंपल, हम याद होगा आप लोगों को डी ए इक्वल टू डी वाई म्यू भी लिखे थे लास्टली जब हम उसको ए में माने थे। तो कहने का मतलब क्या है? आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि μ1 किसका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? μ1 नहीं, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखेंगे? जिसमें लाइट रे जा रहा है। दोबारा फिर जो हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे? जिससे लाइट रे आ रहा है। यानी पहले किसका? जिससे में जा रहा होता है, बाद में किसका लिखते हैं? जिससे आ रहा होता है। क्लियर है? अब यहां से हमारा स्पीड आएगा ऑब्जेक्ट और इमेज का। इमेज का डिस्टेंस कितना? डी ए, किससे? सरफेस से। ये क्या है? हमारा सरफेस है, इंटरफेस है दोनों के बीच का। ठीक है ना। तो और डी किसका डिस्टेंस है? ओ का। तो चलो देखते हैं, मान लेते हैं डी ए को हम लोग y और d को मानते हैं x। तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा? μ1 अपॉन μ2 इंटू एक्स। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएट करो तो dy अपॉन डी टी इक्वल्स क्या हो जाएगा? μ1 अपॉन μ2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है ना? तो dy अपॉन डी टी है क्या? y का रेट चेंज यानी इमेज का रेट चेंज, यानी इमेज के डिस्टेंस का रेट चेंज। तो ये इमेज का वेलोसिटी कहलाएगा किसके रिस्पेक्ट में? सरफेस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो सरफेस से कैलकुलेट करते हैं। इक्वल्स क्या हो जाएगा? μ1 अपॉन μ2 इंटू वी ओ एस। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम इमेज का वेलोसिटी लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो ऑब्जेक्ट वाले में पहले कौन मल्टीप्लाई होगा? जिसमें लाइट रे जा रहा है। फिर बाद में कौन मल्टीप्लाई होगा? मतलब कौन डिवाइड आएगा? जिसमें से लाइट रे आ रहा होता है। क्लियर है? इसको नोट करो। अब यहाँ पे आई एस है क्या? तो इमेज का स्पीड सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो आप याद रखिएगा कौन सा वेलोसिटी अप्लाई करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे हम लोग पढ़े थे वी ए अपॉन वी ए वी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना। आप लोग पीछे मिरर में भी हम लोग यूज किए इस चीज़ को, आप और हम दोनों। तो वी ए माइनस वी वी, ऐसा या कुछ याद हो रहा होगा आप लोग को? ये पढ़े थे आप लोग डायरेक्शन के साथ। ठीक है, जैसा डायरेक्शन रहेगा वैसे यूज करेंगे। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऊपर एक वर्ड है, ठीक है, इस जो नीचे आ रहा है 24 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और नीचे एक फिश है जो जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से और ये सरफेस जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सबका स्पीड है, मतलब एक वर्ड है, एक फिश है और एक सरफेस, तीनों है। मतलब किस्मत पूरी तरह से फिश का ही खराब है। ये बड़ा दिलेर है, जा भी रहा है और सरफेस भी ऊपर की तरफ इसको जा रहा है और ये बर्ड चाहता है इसको कैच करना।
चलो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैच करना चाहे नहीं चाहे, हम फिजिक्स के हिसाब से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाई वर्ड, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ वर्ड एज सीन बाई फिश। मतलब आपको करना क्या है, दोनों का स्पीड बताना है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो चलो पहले इसको तो मिटा देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आ ही गया कि जब वेलोसिटी लिखेंगे इमेज का, उसके बाद जो हम लोग पहला लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जिसमें लाइट रे जा रहा होता है, और उसके बाद जो डिवाइड में लिखते हैं वो किस में, जिससे लाइट रे आ रहा होता है। चलो ठीक है, तो पहले हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, किसका वेलोसिटी देखना है, फिश का, एज सीन बाई वर्ड। तो पहले फिश का जो इमेज का वेलोसिटी वो तो निकाल लें, क्योंकि फिश तो क्या है, ये हम फील यहाँ से देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके इमेज का वेलोसिटी तो निकालना होगा ना, तो पहले वो निकालते हैं। तो फिर वही फॉर्मूला VIS इक्वल्स, अब सबसे बड़ा बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले किसका लेंगे। तो अगर तुम वर्ड हो और तुम फिश को देख रहे हो, तो लाइट रे कहाँ से आ रहा है, फिश से ना, तो गया किस में, वर्ड वाले में। तो पहले इसको लिखेंगे, यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1, और ये वो सॉरी छूट गया था, ये वाटर, ऐसे आप लोगों को पता भी होगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3, ऐसे याद है आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम लिख दिए। तो पहले किसका, एयर का 1 डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू VOS हो जाएगा। VI क्या हो जाएगा, VIS क्या हो जाएगा, VI माइनस VS इक्वल्स 3/4 इंटू VO माइनस VS। VI का वैल्यू नहीं मालूम, क्योंकि ये तो हमको फाइंड आउट करना है। S का वैल्यू मालूम है, सरफेस का, सरफेस ही है ना हमारा, तो सरफेस की वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव की तरफ है तो प्लस में ही लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। 3/4 VO का स्पीड यानी फिश का स्पीड 12 है, और सरफेस फिर ये -1, तो VI इक्वल्स कितना हो जाएगा 33/4, ठीक है, और +1, यानी ये VI हो गया आपका कितना 37/4 मीटर पर सेकेंड। यानी फिश के इमेज की वेलोसिटी है, और देख कौन रहा है इसको, देख कौन रहा है, वर्ड। तो इस इमेज का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, वर्ड के रिस्पेक्ट में, तो VI माइनस VV, क्लियर है ना। चलो, तो VV जो है वो कितना है 24 मीटर पर सेकंड है, या जो कि नीचे की तरफ है, तो हम क्या करेंगे 37/4 तो है ही, -24 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से 37 + 96 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 133/4 मीटर पर सेकेंड। ये रिजल्ट है हमारा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है हमको वर्ड की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, किसके रिस्पेक्ट में, तो फिश के रिस्पेक्ट में। वर्ड का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है हमको, फिश के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको देखते हैं अब हम। तो फिर वही चीज, इस बार जो तुम निकालोगे, इस बार इमेज का स्पीड किसका निकालना होगा हमको, वर्ड का। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा VIS ही, लेकिन इस बार लाइट रे आ रहा है इस मीडियम से, यानी एयर वाले मीडियम से किधर, फिश वाले मीडियम की तरफ। तो हम करेंगे क्या, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखेंगे, फिश वाले का, जिसमें लाइट रे जा रहा होगा, यानी 4/3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू VOS। तो VI को तो रहने दो, VS फिर कितना हो गया आपका 1, हाँ VS 1 होगा, वेरी गुड। 4/3 VO का वैल्यू कितना, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ड है, लेकिन वो डाउनवर्ड आ रहा है ना, तो -24 और ये -1, तो हो गया ये कितना VI -100/3, कोई दिक्कत है ना, 25 और गुना 400, ये 4 है बच्चा, 4 +1 तो हो जाएगा -97/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा किसका है, इसके I का वेलोसिटी है ना,
और हमको निकालना क्या था कि इसका वेलोसिटी किसको कौन देखेगा, फिश देखेगा, यानी वी आई और ये फिश देखेगा एफ, तो हो जाएगा वी आई माइनस वी एफ, तो रिजल्ट हो जाएगा कितना -97/3 डी, और ये माइनस तो फिर साइन, और फिश की वेलोसिटी कितनी है 12, तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका -97 प्लस -36 डिवाइड बाई 3, और ये रिजल्ट आएगा फिर आपका कितना 133 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये रिजल्ट किधर है, डाउनवर्ड है, यानी नीचे की ओर है। तो यहाँ पर हमने दोनों का वेलोसिटी निकाल लिया, वर्ड का किसके रिस्पेक्ट में, फिश के रिस्पेक्ट में, और फिश का वेलोसिटी निकाला किसके रिस्पेक्ट में, वर्ड के रिस्पेक्ट में। तो ये आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से उसको नोट करिए पहले। हो गया नोट। चलो अब इसके आगे हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग अब नए टॉपिक की ओर प्रवेश करते हैं, और ये टॉपिक ऐसा है जिसको आप लोग क्लास 10th में स्टडी किए हो। याद है रिफ्रैक्शन थ्रू हम लोग ग्लास लैब पढ़ते थे 10th क्लास में, और वहाँ एक एक्सपेरिमेंट किए थे इस तरह का, याद होगा आप लोग को। जिसमें यहाँ पर 2 पिन आप क्रिएट करते थे, और यहाँ पर ऐसे 2 पिन लगाते थे हम लोग, और देखते थे कि ये इधर से जो लाइट रे जा रहा है वो इसके क्रॉस करेगा, और फील भी किए होंगे कि ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होती थी। चलो उसको देखते हैं। तो शुरुआत वही है, हमारा टॉपिक का क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो मान लिया जाए लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, ये नॉर्मल, यहाँ इंसिडेंस एंगल इसका आई है, और ये रिफ्रैक्ट हुई है, और रिफ्रैक्ट होकर ये पहुंची है यहाँ पर, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है R2 है, और ये जो एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। चलो, और ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ही। मान लेते हैं कि इसका थिकनेस कितना है, अभी तो फिलहाल थिकनेस का यहाँ पे यूज नहीं होगा, सिर्फ हम समझा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। आगे हम लोग इसका यूज भी करेंगे थिकनेस का, वहाँ से हम लोग लैटरल शिफ्ट जो आप पढ़े भी है क्लास 10th में उसको देखेंगे, ठीक है, पैरेलल शिफ्ट वो सब शिफ्ट देखेंगे हम लोग, इमेज भी देखेंगे कैसे बनता है। तो अब यहाँ से देखो लाइट रे जो आ रहा है, तो ये मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और जिस मीडियम जो हमारा ग्लास स्लैब उसका कितना मान लिया μ2, और बाहर फिर इधर भी कितना हो जाएगा μ1, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देखो ध्यान से, तो R1 और R2 आपका क्या है, अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब क्या हो गया, R1 इक्वल्स क्या हो जाएगा R2, R1 किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। चलो तो ये तो हो गया R1 R2 के इक्वल है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो इसको हम क्यों ना R मान लें, ठीक है। अब स्नेल्स देखो, स्नेल्स लॉ लगा लो या तो वैसे भी समझ लो, कंडीशन जो है मीडियम सेम है, तो यहाँ आई था तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना था बना था R1,
यानी R1 R2 तो R सेम है, तो अब R है तो यहाँ रिफ्रैक्शन एंगल अगर E बना है, इसका मतलब क्या है कि E और I सेम रहा होगा, ठीक है ना। तो वहाँ हम लोग एक जब हम मल्टीपल स्लैब की बात किए थे वहाँ भी देखे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसमें सेम लिए थे, लेकिन उसको हम यहाँ प्रूफ भी कर लेते हैं। देखो कैसे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल का लॉ क्या कहता है, तो स्नेल का लॉ क्या कहता है देखते हैं। स्नेल घोंगा वाला नहीं, ये स्नेल साइंटिस्ट थे बेचारे, अच्छे साइंटिस्ट थे। अब देखो स्नेल्स लॉ हम लगाते हैं, पहले पॉइंट चलो मान लेते हैं इसको P Q R और S, ठीक है। P Q R S इसको मानते हैं और स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ पहले क्या कहता था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो R1 R2 तो सेम इसलिए R ही मान लिए, और ये किसके इक्वल था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। लेकिन हम लोग क्या लिखते थे, जिसमें लाइट रे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले, यानी μ2 अपॉन μ1, ठीक है। अब हम लोग कहाँ देखेंगे, R पे। ये कहाँ देखे थे, एट Q। अब एट R देखेंगे तो वहाँ क्या होगा देखो, तो वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन हो जाएगा, R2 यानी R, और रिफ्रैक्शन एंगल कौन बन जाएगा, E, क्योंकि इससे इंसिडेंस हुआ और इससे रिफ्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन R अपॉन साइन E इक्वल्स, अब किस मीडियम में जा रहा था, μ2 से μ1 वाले मीडियम जा रहा था, μ1 पहले और μ2 बाद में, इक्वेशन 2, और इसको हम मानते हैं एट R। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी फ्रॉम 1 मल्टीप्लाइड बाई द 2, कर दो मल्टीप्लाई, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि साइन I अपॉन साइन R मल्टीप्लाइड बाई द साइन R अपॉन साइन E इक्वल्स क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1 इंटू μ1 अपॉन μ2। ये साइन कहाँ चला गया था, साइन को ले आया। तो अब क्या यहाँ से रिजल्ट आया कि साइन I इक्वल्स टू साइन E है, तो साइन I किसके इक्वल है, साइन E के। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि I इक्वल है किसके, E के। तो अगर I और E इक्वल है, इसका मतलब रेज आर पैरेलल। रे कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। नोट हो गया आप लोग का, चलिए इसको समझ लिए, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर लाइट रे की बात की जाए, अगर ये स्लैब ना होता तो लाइट रे इसी पाथ को फॉलो करता, लेकिन लाइट रे शिफ्ट हो गया, पैरेलली इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, इस डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्टमेंट, यानी लैटरल शिफ्ट। आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, तो जो लाइट रे जिस पाथ को फॉलो कर रही थी उसको फॉलो ना करते हुए उसके पैरेलल शिफ्ट हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट कहते हैं। चलो ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे लैटरल शिफ्ट के वैल्यू को। तो इसका पहले कुछ नाम दे दे, तो RM सही है, और एक और जरूरत पड़ेगा वो, इसको QQ डैश कर देते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ेगा आगे। तो चलो इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहले इसको मिटा लिया जाए। तो सबसे पहले अगर देखोगे ध्यान से, तो ये एंगल आपका I है, और ये R, हम R1 R2 को हटा दे रहा हूँ इसलिए कि अब ज़रूरत सिर्फ हमको R की है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे कि R1 और R2 सेम है। तो अब ज़रा देखो कि अगर ये I है और ये R है, तो ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल हो जाएगा आपका I माइनस R। अब आओ इन ट्रायंगल QRM, तो QRM में क्या होगा, साइन I माइनस R लगाना होगा। क्यों, क्योंकि साइन से ये परपेंडिकुलर आने वाला है, और उसका रीज़न है साइन लगाने का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, उसके कारण ये हाइपोटेनस मिल जाएगा हमको, और इस हाइपोटेनस को इस थिकनेस से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं कैसे। तो साइन I माइनस R क्या हो जाएगा मेरा, तो RM डिवाइडेड बाई QR, क्लियर है। तो RM यहाँ से क्या आ गया हमारा,
क्यू आर इंटू साइन आई माइनस आर। अब हम लोग कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, तो इस ट्रायंगल में क्यू क्यू डैश और आर में, तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे वही क्यू आर टर्म को। अगेन इन ट्रायंगल, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन अब कुछ मत सोचना कि पहले भी 1 मान लिए थे, तो चलो तुम्हारे अगर उसमें दिक्कत है तो उसको 3 मान लो, क्या फर्क पड़ता है। अगेन इन ट्रायंगल कौन सा, क्यू क्यू डैश आर, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, अब देखो आर है तो उसके लिए बेस और ये मेरा हाइपोटेनस, तो ऑब्वियस है कि कॉस अप्लाई करेंगे, तो कॉस आर क्या हो जाएगा, क्यू आर क्यू क्यू डैश अपॉन क्यू आर, तो क्यू आर क्या हो जाएगा आपका क्यू क्यू डैश अपॉन कॉस आर, डेट इज टी सेक आर। सेक क्यों आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आप कॉस भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कॉस ही रख देते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप कॉस भी रखो तो काम हो जाएगा मेरा। तो आर एम क्या हो गया आपका, हेंस आर एम यानी हमारा जो लैटरल शिफ्ट है, आर एम यानी मेरा जो लैटरल शिफ्ट है वो क्या होगा, तो वो होगा क्या कहते हैं, टी सेक आर है डिवाइडेड बाई कॉस आर इंटू साइन 1 माइनस आर, साइन क्या हो जाएगा आई माइनस आर, कोई दिक्कत। तो ये रिजल्ट है हमारा, देखो ऐसे कहने को तो ये रिजल्ट आ चुका है, आप इससे फॉर्मूला बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, सब बन जाएगा, लेकिन एक और जो है कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट, उसको हम लोग थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले आपको ये करना होगा, साइन ए माइनस बी का वैल्यू निकालना होगा। तो साइन ए माइनस बी का वैल्यू आप लोग सबको मालूम है, ठीक है ना, तो साइन आई माइनस आर का वैल्यू कितना मालूम है आपको, तो साइन आई माइनस आर यानी साइन ए माइनस बी का वैल्यू याद है, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए, मैंने साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्लियर। अब डिवाइड में कॉस आर कर देते हैं, तो कॉस आर को सेपरेट कर लो, तुम्हारा रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट ये आता है कि साइन आई होता है माइनस में कॉस आई होता है और टेन आर होता है। कोई दिक्कत, देख लो पहले। अब हमको करना क्या है, इसी टेन आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस टेन आर का वैल्यू हम निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। तो जरा देखो यहाँ पे एट क्यू पे हमने क्या देखा था, एट क्यू पर स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब मान लो ये जनरली जो हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कहा क्या जाता है कि सराउंडिंग एयर रहेगा, सराउंडिंग क्या रहेगा आप लोग का, एयर रहेगा। वैसा क्वेश्चन के लिए हम स्पेशल कर रहे हैं कि जब सराउंडिंग क्या हो, एयर हो, यानी म्यू वन का वैल्यू क्या हो जाए 1, तो रिजल्ट क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स म्यू, तब तो म्यू टू को तो म्यू आराम से मान सकते हो, ठीक है ना, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। तो अब यहाँ से देखो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, तो ये आ गया हमारा साइन आर इक्वल साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू, तो कॉस आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या हो गया, ये म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू। अब ये वैल्यू हम अगर रख दें इसके साथ, मतलब यहाँ टेन आर के लिए क्या होता है, साइन आर बाई कॉस आर होता है ना, तो अगर वो दोनों हम यहाँ यूज करें तो साइन आर में कॉस आर से डिवाइड करना होगा, तो उस केस में क्या होगा, इसका म्यू और इसका म्यू कट जाएगा, यानी टेन आर क्या हो जाएगा आपका साइन आई डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। अब ये सारा वैल्यू यहाँ रखते हैं हम लोग, तो तुम अगर ध्यान से सोचो कि वो वैल्यू यहाँ रखेंगे तो साइन आई कॉमन हो जाएगा, एग्जैक्टली साइन आई कॉमन हो जाएगा, तो फिर हमारा लैटरल शिफ्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला हो जाएगा टी इंटू साइन आई, तो पहले कॉमन ले लिया हमने, ठीक है ना, साइन आई तो हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस आई है और डिवाइड में तो जो है ही रहेगा, तो 1 माइनस कॉस आई अंडर बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई,
ये रिजल्ट है हमारा किसका, लैटरल शिफ्ट का। इसको आराम से पहले जल्दी से नोट करो, आराम से और जल्दी से, दोनों साथ साथ होना चाहिए, तब हम लोग चलेंगे इसके आगे टॉपिक पर। हो गया नोट? चलो अब इसके आगे हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। कह रहा है कि इस बार कि शिफ्ट प्रोड्यूस्ड इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। व्हेन इट सीन नॉर्मली, जब इसको नॉर्मली व्यू करते हैं तो क्या आता है, चलो देखते हैं। तो मान लो ये हमारा स्लैब है जिसका थिकनेस t दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और ये जहाँ रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव कितना है, μ1 है। और ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है जिस पर ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है और यहाँ से आप इमेज को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका ओरिजिनल पोजीशन हमको नहीं दिखेगा, तो हमको वो फाइंड आउट करना है कि इसमें शिफ्टमेंट कितना का आया। ये शिफ्टमेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो पहले तो लाइट रे को भेजो, यहाँ से भेजो लाइट रे को, बहुत होशियार हो गया बच्चा। तो इस लाइट रे को जैसे ही हमने भेजा ये रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो किधर रिफ्रैक्ट करेगा, तो सबसे बड़ा बात है कि तुम इसको भेज कहाँ रहे हो, तो रेयर से डेंसर की तरफ, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो टुवार्ड्स द नॉर्मल ये रिफ्रैक्ट किया और फिर रिफ्रैक्ट करेगा बाहर की ओर, ठीक है। पहले सबको देख लेते हैं अच्छे से, ये कुछ ज़्यादा लगता हो गया है, ठीक, इसकी बाद में करेंगे। तो अगर ये उस तरफ रिफ्रैक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इमेज कुछ यहाँ फील होगा हमको। थोड़ा और कर लेते इसको अच्छा से, इसका इमेज हमको कुछ यहाँ फील होगा, ठीक है ना। यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन इसका इमेज कहाँ फील होगा, एपरेंट इस पॉइंट पे। तो इसका कुछ डिस्टेंस तो गिवन होगा ना, तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस x गिवन है, ठीक है। और ये जो फील हो रहा है ये हमको d डिस्टेंस तक फील हो रहा है। तो हमने क्या बोला था कि जो एपरेंट है वो क्या होगा, μ2 अपॉन μ1 ऐसे कुछ था ना। तो जिसमें लाइट रे जा रहा होता था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखते थे, यानी μ2 अपॉन μ1। हाँ, तो क्या बोले थे वो कि d, बार बार जो देखो d क्या है, d क्या होता था, μ2 अपॉन μ1। μ2 क्यों लिखे, क्योंकि जिसमें लाइट रे जा रहा है, जा किस में रहा है, μ2 वाले में, आ किस रहा था, μ1 वाले में, इनटू x। इक्वेशन 1 मान लो। फिर होगा ये रिफ्रैक्ट, फिर होगा ये रिफ्रैक्ट, तो हो गया रिफ्रैक्ट। इसको यहाँ लेके चले आओ, लेके आओ इसको जल्दी से, बहुत बदमाश है। ये आ गया इस डिस्टेंस पे। तो अब जो इसका यहाँ से डिस्टेंस है मान लेते हैं ये d डैश है, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस इस सरफेस से इसका, ये मान लो फाइनल इमेज बन गया, ये I1 और ये I2। तो अभी इसका ऑब्जेक्ट इस वाले का डिस्टेंस टोटल कितना था, तो d प्लस टी, ठीक है ना। और इसका कितना हो जाएगा, इसका मान लेते हैं यहीं से टोटल डिस्टेंस ले लेते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा हमारा।
तो ये डी डैश हमारा यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं, तो हम क्या बोले थे एपरेंट, तो एपरेंट हमारा हो गया डी डैश इक्वल्स क्या होना चाहिए, तो जिसमें लाइट रे पहले जा रहा है यानी किस में μ1 वाले में, डिवाइड में कौन हो जाएगा जिससे आ रहा है यानी μ2 वाले में, इनटू टोटल इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से d और ये t यानी d प्लस टी, ठीक है। और d को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो d को ये लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1 इंटू एक्स, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा μ1 अपॉन μ2 इंटू क्या हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 इंटू एक्स प्लस टी, क्लियर है। तो रिजल्ट क्या होगा μ1 अपॉन μ2 मल्टीप्लाइड बाय μ2 अपॉन μ1 इंटू एक्स प्लस μ1 अपॉन μ2 इंटू टी, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, खचाक 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 खचाक, रिजल्ट आ गया x प्लस μ1 अपॉन μ2 इंटू टी, ये डी डैश है। तो ये इसका फाइनल जो हमको फील आया, ओरिजिनल जो है हमको देखा रहा है डिस्टेंस वो कितना था x प्लस टी, और फील आ रहा है इतना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारा जो शिफ्टमेंट आएगा वो शिफ्ट कितना होना चाहिए मतलब यहाँ के हिसाब से, तो x प्लस टी इसका तो ओरिजिनल क्या है x प्लस टी, ठीक है। तो और ये हमारा क्या है एक और x प्लस μ1 अपॉन μ2 इंटू टी, तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो रिजल्ट हो जाएगा t इंटू 1 माइनस μ1 अपॉन μ2, ये याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और अगर इसको एयर के लिए करो, मतलब अगर सराउंडिंग एयर है यानी μ1 एयर है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में शिफ्ट हो जाएगा t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। इसको आराम से जल्दी से नोट करो, कर लिए नोट। अब जरा इसके बारे में कुछ पॉइंट समझ लो। देखो जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था शिफ्टमेंट का यानी अपरेंट डेप्थ का, उसमें याद होगा कि साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू μ2 बाई μ1 जो था हमारा फॉर्मूला, उसमें साइन आई को हम लोग tan आई भी लिखे थे। क्यों? क्योंकि हमने माना था कि एंगल क्या है हमारा, एंगल छोटा है, हम ये मान के चले थे। तो याद रखना कि ये केस तभी पॉसिबल है, ये केस तभी पॉसिबल है जब एंगल छोटा हो, यानी रेज कैसे होने चाहिए, पैराक्सियल होने चाहिए। यानी पहला नोट क्या लिखिएगा, रेज शुड बी पैराक्सियल। क्यों, वो आपको वहाँ समझ में आ रहा है। अगर नहीं होता तो वो फॉर्म देखो, अगर मान लो कोई बड़ा एंगल होगा तो कभी जिंदगी में साइन आई tan आई इक्वल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो जब इक्वल नहीं होगा तो फॉर्मूला कहाँ से आ जाएगा, मजाक का। रे शुड भी क्या होगा, पैराक्सियल। दूसरा क्या कि मीडियम अगर तुम ध्यान से देखो तो इधर भी μ1 लिए और इधर भी क्या लिए μ1, तो बोथ साइड क्या होगा, बोथ साइड आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि बोथ साइड, अरे सिंपल कहो ना कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, खत्म था। बोथ साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी सेम। थर्ड, तो थर्ड क्या है, देखो थर्ड के लिए क्या कहते हैं, थर्ड ये कहता है, देखो जरा ध्यान से। अब तुम यहां पे एक चीज देखना, म्यू क्या होता है, वो म्यू क्या होता है। तो देखो यहां पे एक चीज हम क्या बोल रहे थे कि ये जो है हमारा रिजल्ट म्यू के हिसाब से कह रहे थे ना, म्यू के हिसाब से। म्यू अगर तुम्हारा देखा जाए तो ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये रिजल्ट आएगा पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है। वो पॉजिटिव निगेटिव तुम समझ लेना, बस इतना याद रखना कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है यानी इफ शिफ्ट इज पॉजिटिव, शिफ्ट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, देखो किधर गया ये ऑब्जेक्ट का इमेज, किधर गया, इस तरफ क्या, स्लैब की तरफ नहीं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। शिफ्ट इज पॉजिटिव देन इमेज is shifted in the direction of incidence ray,
इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। इसको नोट करो जल्दी से, तब हम लोग इसके आगे चलेंगे। और एक चीज़ देखो यहाँ पे, चलो हो गया बाकी ठीक है, बस इतना खाली याद रखना हो कि अगर हम x का वैल्यू अगर चेंज भी कर दें तो यहाँ शिफ्ट मेरा चेंज नहीं होने वाला है। x का वैल्यू अगर हम बदल देते तो शिफ्ट बदलने वाला नहीं है, देख सकते हो तुम यहाँ पे, क्योंकि x का वैल्यू वहाँ पे है ही नहीं, तो एक पॉइंट बढ़ा सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखो अब क्या करा कि मान लो एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके पास एक ग्लास स्लैब रखे हैं हम लोग जिसका थिकनेस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ग्लास है तो ऑब्वियस है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 3/2, और कह रहा है कि इसके स्लैब से 11 सेंटीमीटर की दूरी पर 11 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आपको पूछ रहा है क्या कि इमेज कहाँ बनेगा। द इमेज फॉर्म्ड बाई द मिरर कह सकते हैं हम, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला बात, क्या उस मिरर को वहीं पर ऑब्जेक्ट दिखेगा जहां पर है वो, यानी 11 सेंटीमीटर पर, या उसको वो जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो शिफ्टमेंट के कारण दिखेगा, इसके कारण। तो रियल आंसर ये है कि यहाँ पे ये शिफ्ट होगा। जो लाइट रे यहाँ पे से इसके पास जाएगी वो शिफ्ट करेगी और फिर ये फाइनली यहाँ पहुँचेगी। तो लाइट रे को ऐसा फील होगा कि ऑब्जेक्ट, मतलब मिरर को ऐसा फील होगा कि जो लाइट रे है वो इस पॉइंट से कहीं से आ रही है। तो आपको ये पहले फाइंड आउट करना है कि ये शिफ्ट करके कहाँ पहुँचा, ठीक है ना। तो शिफ्ट करके जहाँ पहुँचा वहाँ से हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिफ्ट क्या हुआ। तो शिफ्ट पहले निकालते हैं। तो शिफ्ट का फॉर्मूला है हमारा t × 1 - 1/μ। रिजल्ट रखते हैं 3 सेंटीमीटर 1 - 3/2। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर × 1 - 2/3, यानी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय द 1/3। तो ये कट गया बेचारा, 1 सेंटीमीटर आ गया। यानी ऑब्जेक्ट का जो शिफ्टमेंट हुआ है वो कितने सेंटीमीटर का हुआ है, तो ये शिफ्टमेंट है हमारा 1 सेंटीमीटर का। तो अब जो एक्चुअल पोजीशन बना, एक्चुअल पोजीशन क्या दिख रहा है हमारे लिए, यानी मिरर के लिए कितना एक्चुअल पोजीशन दिख रहा है, तो वो दिख रहा है 10 सेंटीमीटर पे। और तुम अगर ध्यान से देखो तो फोकस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कहाँ पर मिल रहा है हमको 10 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि हेंस द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी ऑन COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है देन द इमेज will also formed at COC, है ना। अगर ऑब्जेक्ट आपका COC पे है तो इमेज भी कहाँ बनता है COC पर। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। तो चलो अब हम लोग नया क्वेश्चन एक देखते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर, वो कन्वेक्स मिरर है हमारा, ठीक है ना, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो वही करते हैं, कुछ भी हो 40 की जगह। और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, और इससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, थोड़ा और इसको लीगली थोड़ा और इसको बड़ा करना चाहिए, फील आए, हाँ, 15 सेंटीमीटर का एक स्लैब रखा हुआ है ग्लास का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको मालूम ही है 3/2 होता है। अब कह रहा है कि ये हम यहाँ से देख रहे हैं, मान लो इसको, तो इसका इमेज जो है वो बनेगा मिरर से कितने डिस्टेंस पे, इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा जब हम यहाँ से ऐसे देखेंगे तब। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो लाइट रे भेजो इसको, तो लाइट रे बेचारा गया, ठीक है, नॉर्मल बना, चलो ये पहले इसको यहाँ रख देते हैं, म्यू कितना 3/2 यही लिख लेते हैं, नॉर्मल बना बेचारे का। तो ये इसका हो जाएगा पोजीशन इमेज का O डैश, ये इसका शिफ्ट होगा, ठीक है। फिर वही लाइट रे इसके पास जाएगा, ठीक है ना, और ये थोड़ा बड़ा स्लैब है मान के चलो, अगर छोटा स्लैब रहता तो ये इफेक्ट नहीं आता, तो मान के चलते हैं ये बहुत बड़ा स्लैब है यहाँ पे, ठीक है। वैसे इधर भी कर लेते हैं, थोड़ा फील आना चाहिए। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा कि यहाँ से जो लाइट रे गया है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको मीट करेगा, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको अगर मीट करेगा तो जहां मीट किया है वहां भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो ये पहला इमेज, रिफ्रैक्शन होगा, तो उसको जो इमेज फील आएगा वो यहाँ आएगा। पूरा फुल रिफ्रैक्शन के साथ अगर हम देखें तो ये इमेज इसको, इस ऑब्जेक्ट का कहाँ दिखेगा, इस पॉइंट पे। तो हमको बस ये पॉइंट निकालना है जहाँ इसका इमेज बन रहा है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो पहला जब तुम देखो एक चीज़ कि ये इस पॉइंट पर रिफ्रैक्ट किया है, इतना शिफ्ट किया है, तो अगर ये शिफ्ट निकालते हो, देखो पहला फायदा क्या होगा, शिफ्ट निकालते तुमको ये पता चल जाएगा कि मिरर से ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। क्लियर है? तो फिर तुम क्या करोगे, तो उससे तुम इमेज का डिस्टेंस निकाल लोगे जो हमको इस मिरर से रिफ्लेक्शन के कारण बना है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इमेज का जो रे है वो गया इधर से और शिफ्ट किया। एक बात याद रखना, जितना शिफ्ट यहां हुआ उतना ही शिफ्ट वहां भी होगा। शिफ्ट तो इसी सरफेस के कारण हो रहा है, तो जो शिफ्ट यहाँ है वही शिफ्ट होगा। बस वो समझना है कि किस तरफ शिफ्ट करेगा और कैसे पॉजिटिव और कैसे निगेटिव लेंगे उसको समझेंगे। तो पहले शिफ्ट निकालते हैं। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो शिफ्ट का फॉर्मूला था t × 1 - 1/μ। 1 का वैल्यू मतलब t का वैल्यू कितना है, तो t का वैल्यू 15 सेंटीमीटर लिखे थे ना, वो लगता है मिट गया बेचारा, ना रहे, इसको ले आते, बेचारा नहीं रहा। 15 सेंटीमीटर 1 माइनस ये 3/2 रखोगे तो ऑब्वियस है कि वो 2/3 हो जाएगा। जब हम लोग पीछे देखे भी हैं इस टाइप का, तो ये 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा कितना तुम्हारा 1/3, यानी कुल मिलाकर ये 5, यानी शिफ्ट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर का। यानी ये अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल बताओ। ऐसे ही 20 का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा, फालतू का दिया है। तो चलो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये शिफ्ट है, और टोटल 45 था। तो अब जो हमारा u है, तो अब क्या हो गया, u मेरा -40 सेंटीमीटर।
ताकि पूरा 45, 5 निकाल लो उसमें से 40, और माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंसिडेंस के डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते थे, डिस्टेंस निगेटिव। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, बट पॉजिटिव होगा क्यों, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। क्लियर, चलो। और v निकालना, तो v का फॉर्मूला क्या था, तो v का फॉर्मूला था uf अपॉन u माइनस एफ, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा कितना, 40 माइनस 40, 40 माइनस 40 डिवाइड बाई माइनस 40 माइनस 40, इतना सेंटीमीटर, यानी माइनस 1600 डिवाइड बाई माइनस 80 सेंटीमीटर। काट पीट के बराबर करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी ये प्लस 20 सेंटीमीटर। और शिफ्ट फिर कितने का आएगा इसमें, तो शिफ्ट फिर आएगा 5 सेंटीमीटर का। अब जरा देखो ध्यान से, हमने पहले ही बोला था वो शिफ्ट हमेशा किसके डायरेक्शन में होगा, तो जो मिरर इस सरफेस पे जो मेरा इंसिडेंस रे आ रहा है उसके डायरेक्शन में। इंसिडेंस रे इधर से किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो देखो शिफ्ट भी देखो उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब जो अब हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होगा, एक्चुअल डिस्टेंस, क्योंकि ये तो 20 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल डिस्टेंस होगा किसका, इमेज का, कहां से, मिरर से, वो कितना हो जाएगा, तो टोटल 20 था, शिफ्ट आ गया कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, यानी 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का आपका ये एक्चुअल डिस्टेंस फील होगा। जल्दी से नोट करो इसको, हो गया नोट। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक पर चलेंगे। अब देखो जरा इस चीज को, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एपरेंट डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना है, एपरेंट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। लेकिन इस बार कंडीशन क्या है वो समझो। स्लैब अभी भी है हमारे पास, ठीक है, स्लैब अभी भी है हमारे पास, डायरेक्ट मान लो इसको, इसका थिकनेस, इसका देखो क्या दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका μ3, इसका μ1। मतलब इस बार क्या है कि सारे जो हैं वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं। पिछला बार क्या था, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था, ये भी μ1 और ये भी μ1। इसको मान लेते हैं d1 डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं d2, और यहाँ इसका डिस्टेंस ले लेते हैं d3। तो आपको फील ये करना है कि ये इसको एपरेंट डिस्टेंस कितना फील होगा। अगर ये स्लैब नहीं होता मान लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबका सेम होता, μ1 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 मान लो, तो जो इसका डिस्टेंस फील होता वो कितना होता, d1 प्लस d2 प्लस d3। लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि अगर हम मीडियम डिफरेंट करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले लाइट रे भेजो, और कोई ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है लाइट रे को भेजने के अलावा। तो देखो लाइट रे को अगर हम भेजते हैं, ये यहाँ से जाएगा ऐसे, रिफ्रैक्ट किया तो पहला इमेज तो यहाँ बन गया हमारा, ठीक है, पहला इमेज यहाँ बन गया हमारा, ठीक है, यानी ये हो गया हमारा I1, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस D है, ठीक है ना, और अब फिर एक रिफ्रैक्ट करेगा, और ये हो गया फाइनल।
तो फील तो यही डिस्टेंस होना है तुमको, फील तो यही डिस्टेंस होना है, और इसके इससे डिस्टेंस को मान लो तुम डी डैश। ठीक है, तो चलो आते हैं पहले हम अपने एपरेंट वाला कंडीशन पे। तो एपरेंट डिस्टेंस यहाँ डी है, तो क्या था जिसमें जा रहे हैं पहले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ2 डिवाइड बाय μ1 इनटू d1 जो इसका एक्चुअल डिस्टेंस है। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, पहला इसका रिलेशन मिल गया। अब दूसरा क्या आते हैं, तो दूसरे वाले के लिए जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है d प्लस d2, यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है ना वो, तो d प्लस d2 टोटल डिस्टेंस है, और एपरेंट कितना फील हो रहा है यहाँ d डैश। तो अगेन अगर हम देखें तो d डैश फील हो रहा है इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो जिसमें जा रहा है पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका μ3 डिवाइड बाय μ2 इनटू कितना हो जाएगा आपका, तो अब इसके बाद हम लिखेंगे इसका टोटल डिस्टेंस एक्चुअल जो कि है d प्लस d2। ठीक है ना, अब d का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, तो d डैश क्या आ जाएगा हमारा μ3 अपॉन μ2 इनटू d का वैल्यू जो हमारे पास कितना है, तो μ2 बाई μ1 प्लस d2। अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो μ2 अगर कॉमन लेते हो, तो यहाँ डिवाइड में आएगा, फ़ायदा क्या होगा, μ2 से ये μ2 कैंसिल हो जाएगा, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा μ3 डिवाइड बाय μ2 इंटू μ2 इक्वल्स μ3 डिवाइडेड बाय μ2 इंटू μ2 इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, d प्लस d। तो क्या हो जाएगा म्यू, ये यहाँ पे क्या था मेरा d1 था और ये यहाँ पे d2 था, तो देखो क्या हो जाएगा d1 डिवाइड बाय μ1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय μ2 से μ2 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा यहाँ से, तो d डैश यहाँ से कितना आ गया हमारा, तो d डैश आ गया μ3 मल्टीप्लाइड बाय कितना d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2, और जो टोटल डिस्टेंस होगा एपरेंट डिस्टेंस कह सकते हो, तो एपरेंट डिस्टेंस क्या फील होगा, तो एपरेंट डिस्टेंस क्या फील होगा इसको, ये डिस्टेंस d डैश प्लस d3, यानी एपरेंट डिस्टेंस क्या फील होगा d डैश प्लस d3, तो d डैश का वैल्यू कितना μ3 d1 अपॉन μ1 d2 अपॉन μ2 प्लस d3। क्लियर है, कोई दिक्कत, देख लो इसको ज़्यादा ध्यान से। एक खाली और स्टेप इसमें बढ़ाएंगे, अगर देखा जाए तो इसमें μ3 है नहीं, हमारा μ3 है नहीं, चलो μ3 है नहीं तो μ3 कॉमन ले लो, आ गया रिजल्ट d1 बटा μ1 d2 बटा μ2 प्लस d3 बटा μ3। अगर तुम इसको याद करना चाहो तो देखो कैसे समझ में आएगा। क्या करना है, जब भी एपरेंट डिस्टेंस निकालने कहेगा सबसे पहले किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे, जिसमें आपका ऑब्जर्वर है, जहाँ जिसमें लाइट रे फाइनली गई है तो फाइनली उसमें जाएगी जिसमें आपका ऑब्जर्वर है। ठीक है ना, और डिवाइड बाय सारे डिस्टेंस में उसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे देखो d1 में डिवाइड किससे दिए μ1 से, d2 में डिवाइड किससे दिए μ2 से, और d3 में डिवाइड किससे दिए हैं μ3 से। ये हो गया फाइनल आपका फॉर्मूला। कोई दिक्कत, जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, हो गया नोट आप लोग का, चलो नोट कर लेना इसको अच्छे से। तो अगले क्लास में हम लोग चलेंगे इसके आगे। ठीक है, इसके आगे क्या, पहले सुन लो, हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े, क्लास 10th में याद हो तुम लोग क्रिटिकल एंगल पढ़े थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पढ़े थे। ठीक है ना, तो अगले क्लास में उसी को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे सेफ, स्टे होम एंड शुभ रात्रि, सब बखैर।